हेलो स्टूडेंट, आरसी सीरीज एसी सर्किट में इंपीडेंस कैसे फाइंड करते हैं, फेस एंगल क्या होता है और साथ ही साथ इसमें जो पावर फैक्टर है वो कैसे निकालेंगे और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व इसमें कैसे करते हैं, इन टॉपिक को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर को आगे लेकर के चले छोटी सी अपील, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना इसे मत भूलना। तो चलो इस लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। आर और सी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इसको हमने सीरीज में लगाया हुआ है, साथ ही साथ में एक जो एसी सप्लाई वो भी सीरीज में लगी हुई है। अब यहाँ पर इन दोनों का जो बिहेवियर थोड़ा अलग अलग होता है क्योंकि दोनों एलिमेंट जो है वो अलग अलग है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट दोनों का फेस एक जैसा होता है, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेस में मूव करते हैं। पर कैपेसिटर का जो नेचर है थोड़ा सा अलग है। क्या होता है इसके अंदर कि जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है। तो ऐसे केस में दोनों एलिमेंट अलग अलग है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, इन दोनों के जो फेस है उनको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। भाई वोल्टेज और करंट दोनों का फेस सेम है, यहाँ पर करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करें इससे पहले हम यहाँ पे जो इंडिविजुअल वोल्टेज है पहले वो हम इसके ले लेते हैं। तो वी आर की अगर हम बात करते हैं तो वी आर होगा यहाँ पर आई इंटू आर, और वहीं हम वीसी की बात करें यानी कि वोल्टेज एट कैपेसिटेंस, वो क्या मिलेगा हमें आई इंटू एक्सी। ठीक है, तो यहाँ एक्सी जो है वो ओम में है यहाँ पर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ सी। सी कैपेसिटर, जिस वैल्यू का अपने कैपेसिटर लगाया हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, जो आपने वोल्टेज सप्लाई लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के जो फेस हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को हम कंबाइन करें, क्योंकि सर्किट को हम कंबाइनली हमें एनालिसिस करना है, अलग अलग एनालिसिस हमें नहीं करना कि भाई रेजिस्टेंस का क्या होगा कैपेसिटेंस का क्या होगा, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ कंबाइन किया है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमें सर्किट में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के फेस को हम यहाँ पर एक साथ कंबाइन करेंगे। कैसे, हम करंट को यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहां मैंने ले लिया करंट को। ठीक है, ये करंट हो गया। अब हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो करंट के साथ इन फेस है, यानी कि दोनों का जो फेस है वो एक जैसा है, पर यहां पर कैपेसिटर जो है या कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो हम इसको कैपेसिटर कैपेसिटर के वोल्टेज को हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वी सी। अब यहां पर हम अगर अच्छे से देखें तो यहां पर क्या होगा, हमें कंबाइंड जो है वो वोल्टेज निकालना है, यानी कि दोनों का जो या सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, कुछ इस तरह से निकलेगा। अब ये रिजल्टेंट किसी ना किसी एंगल पर है, फाई, ये हमने एंगल फाई दे दिया। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा पैरेलल में इस तरह से इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब पैरेलल हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक है ना रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है। अब रेक्टेंगुलर में जो पैरेलल ब्रांचेस होती हैं वो सेम होती हैं, दोनों का साइज सेम होता है, तो इसको हम वीसी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम वीआर बोल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम यहां पे वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, कंबाइंड वोल्टेज है सर्किट का। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज क्या निकलेगा, यहां पर अगर हम निकालेंगे तो V इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमें यहां पर मिलेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमने वी आर की वैल्यू भी निकाल रखी है और वीसी की वैल्यू भी निकाल के रखी हुई है। तो क्या है, यहां पर हमें मिलेगा आई आर का स्क्वायर मिलेगा प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहां से हम आई को कॉमन ले लेते हैं और इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर वी। अब हमें अच्छे से मालूम है कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इंटू आर। हम ऐसा लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना नॉर्मल तरीके से, अगर हम एक स्टैंडर्ड तरीका माने रेजिस्टेंस में, तो हम वोल्टेज को करंट इंटू रेजिस्टेंस, अब वो रिएक्टिव टर्म भी हो सकता है, इंडक्टेंस का और कैपेसिटर का है, कुल मिला के वहां पर रेजिस्टेंस रजिस्टिव प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई आर। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, नहीं। जो हमारी इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, क्या इसको हम आई आई आर बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर नहीं है, यहां पर आर और सी दोनों अवेलेबल है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसको आई आर ना लिख करके हम इसको आई जेड लिखेंगे, और ये जो जेड है इसी को बोलते हैं हम इम्पीडेंस। जेड इज इम्पीडेंस, तो जेड की वैल्यू क्या होगा यहां पर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें यहां पर इसका इम्पीडेंस। ठीक है,
अब हम निकालेंगे फेस एंगल। ये फेस एंगल किसका है? सर्किट का जो हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाला है वो करंट से लैग कर रहा है। कितने एंगल से लैग कर रहा है? वो कर रहा है 5 एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमें जो 5 है यही हमारा है फेस एंगल, इसे हमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, इसे बोल देते हैं हम बी, इसे बोल देते हैं हम सी। तो एबीसी ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan फाई, ये हम लगाते हैं। tan फाई क्या होता है? हाइट अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan फाई। ठीक है, हाइट क्या है यहाँ पर? हाइट की बात करें तो ये वीसी आएगा, और बेस क्या है? वी आर, वीसी अपॉन वी आर। ठीक है, तो यहां से tan फाई जो कैलकुलेट होगा वो होगा आई एक्सी अपॉन आई आर। तो भाई यहां से अगर हम देखें तो ये आई से आई कैंसिल हो रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे? tan फाई इज इक्वल टू एक्सी अपॉन आर, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी अपॉन आर। तो ये मिल गया फेस एंगल, जितने फेस से हमारा ये जो वोल्टेज है वो लैग करेगा करंट से। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना, ये हमारा फेस एंगल। ठीक है, अब हम निकालेंगे सर्किट में पावर फैक्टर। कि पावर फैक्टर निकाला कैसे जाता है? तो भाई पावर फैक्टर का सिंपल सा मतलब है, जो पावर फैक्टर है वो हम पावर कैलकुलेट करेंगे तब वहां से हम उसकी डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कि वो पावर फैक्टर है वो क्या निकलेगा या उसका रिलेशन क्या निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पे पावर। भाई पावर की अगर हम बात करें तो पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो V है वो कितना है? Vm साइन ओमेगा टी। और अगर हम I की बात करें तो I क्या आ रहा है? Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि फाइव से क्या है? लीड कर रहा है ना। इस सर्किट में करंट जो है, हम बात कर रहे हैं इस सर्किट की, इस सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज, जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा निकल रहा है उससे क्या निकल रहा है? वो 5 एंगल पर ये लीड कर रहा है, तो हम प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा। तो यहां पर हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। P इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं। समझ में आएगा बाद में कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने क्या करा, 2 का डिवाइड कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ लिख लेते हैं। तो ऐसा करने से हुआ क्या, हमें एक फॉर्म मिल गई 2 साइन ए साइन बी की, और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम है। इसी वजह से हमने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, ताकि इसको और ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम इसको लिखें अगर, 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बस इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पर? 1/2 वी एम आई एम, तो यहां मिलेगा मुझे कॉस माइनस 5 मिलेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 मिलेगा। ये टर्म मिलेगी, इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। 1/2 वी एम आई एम कॉस, अच्छा कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, इसलिए रह जाएगा कॉस 5 माइनस 1/2 वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पावर आ गया आपका कंप्लीट। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर सर्किट में जो हम सर्किट देते हैं, ऐसे सर्किट, इसमें हमें एवरेज पावर कंजम्पशन देखना होता है। तो अगर हम इस पावर का एवरेज देखेंगे, यानी कि ओवर द वन साइकिल, यानी कंप्लीट एक साइकिल के लिए हमें अगर एवरेज पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस पावर का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये वाला जो दूसरा वाला, ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम पूरी साइकिल के लिए कंप्लीट करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को हम लें, दोनों हाफ वेव को, वेव फॉर्म को लेते हैं, हाफ साइकिल को लेते हैं दोनों, तो यहाँ पर 2 ओमेगा टी मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव साइकिल। तो एवरेज क्या मिलेगा इसके लिए? मुझे 0। तो ये वाला जो टर्म है एवरेज निकालते वक्त ये 0 हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं पी एवरेज। जो निकलता है वो निकलता है 1/2 वी एम आई एम कॉस 5, ये हमें यहां पर मिलेगा। इसे थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। P इज इक्वल टू
Vm इस 2 को ब्रेक कर दो √2 में, cos फाई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसे हम बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं VRMS, Vm अपॉन √2, VRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा IRMS cos फाई। तो जरा इस पावर को देखो जरा गौर से, इस पावर के साथ ये जो cos फाई कनेक्ट होकर के आ रहा है, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, ये होता है पावर फैक्टर, ठीक है। अच्छा, इस पावर फैक्टर को थोड़ा सा और हम रिलेशन निकाल सकते हैं इस cos फाई का। हाँ, हम इस cos फाई का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, cos फाई वही जो हमने ट्रायंगल लिया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब हमारे पास cos फाई है वो हम लगा देते हैं। cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है, VR है, हाइपोटेनियस क्या है आपका रिजल्टेंट V है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, देखो जरा, बेस क्या है VR है और हाइपोटेनियस क्या है V है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो VR की जगह हम क्या लिखें, आई आर लिख देते हैं, और V की जगह क्या लिखें, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा IZ। तो यहाँ पर ये I से I जो है वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम cos फाई को लिख सकते हैं R अपॉन Z। तो ये मिल गया पावर फैक्टर इन टर्म ऑफ इंपीडेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, इससे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे हम लेकर के चलने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल को हम इसमें सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें वैल्यू गिवन है, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 100 ओम है, और ये वोल्टेज सप्लाई जो दी गई है वो 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 हर्ट्ज है। हमें इसमें फाइंड करना है एवरेज पावर। अगर हम एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखें तो क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ना तो मुझे IRMS मालूम, ना ही मुझे यहाँ पर cos फाई मालूम, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिविजुअल एलिमेंट है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए कैपेसिटेंस के लिए, XEC कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो XE अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होता है, 1/2πfc, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 1/2π f की वैल्यू लिखें तो कितना होगा 50, और c की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 20 इंटू 10⁻⁶। इसको ऊपर हम डिनोमिनेटर से इनोमिनेटर में ले जाते हैं तो 10⁻⁶ बचेगा 1/2π, और नीचे मिलेगा मुझे 1000, ठीक है। और इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 10⁻3/2π, जिसकी वैल्यू आएगी 159.15 ओम। तो ये आ गया यहाँ पर हमारे पास XC मिल गया हमें, VR और R हमारे पास हैगा, तो Z निकाल सकते हैं, ठीक है। Z निकल जाएगा यहाँ से, Z इक्वल टू क्या निकलेगा, √R² प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। अंडर में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, R कितना है 100 है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर XC कितना निकला 159.15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने के बाद वो क्या मिलेगी 187.95 ओम, ये हमारा आ गया Z इंपीडेंस, ठीक है। तो जब हमारे पास इंपीडेंस मिल गया तो हम यहाँ से I की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकलेगा I, यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन Z। अब V की वैल्यू कितनी है 120 है, Z की वैल्यू कितनी है 187.95, 187.95, यहां से करंट की वैल्यू आएगी 0.638 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से I मिल गया हमको। अब cos फाई निकालना है, cos फाई कैसे निकलेगा, cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। R की वैल्यू है 100, Z की वैल्यू है 187.95, यहां से वैल्यू में cos फाई की मिल जाएगी 0.532। बस अब इन सभी वैल्यूज को इस पावर के फॉर्मूले में पुट कर दो। VRMS ऑलरेडी हमें पता है 120 है, करंट कितना है 0.638 है, cos फाई की वैल्यू 0.532 है। तो अब इसे पूरी टर्म को हम कैलकुलेट करें तो पावर हमें क्या मिलेगा 40.729 वॉट, ये हमें यहाँ पर पावर कैलकुलेट होकर के मिलेगी। उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट और इन जो फॉर्मूले हैं
उनका हमें रिवीजन अच्छे से हो सके, ये अप्लाई कैसे किए जाते हैं ये हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें गिवन है 2 एलिमेंट सीरीज सर्किट कंज्यूम 700 वॉट, मतलब पावर की वैल्यू दी हुई है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें एसी सप्लाई हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एसी सप्लाई की कंप्लीट एक इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, V इक्वल टू 141.1 साइन 314 टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जो Vm है, ठीक है, Vm की वैल्यू कितनी दी हुई है 141.1 वोल्ट दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें 314, यानी कि जहां भी आपको 2 पाई एफ, यानी कि इसको हम बोलते हैं ओमेगा, जहां भी ये वैल्यू दे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे वहां पर 314 ये जो वैल्यू है ये वहां पर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, पावर की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 700 वॉट दिया हुआ है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि cos फाई की जो है वैल्यू वो 0.707 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे पावर फैक्टर क्या पूछा गया है, लीडिंग पूछा गया है, इसका मतलब करंट लीड कर रहा है। ठीक है, करंट लीड करता है मतलब किस तरह का सर्किट होगा, ये आरसी सर्किट होगा। ठीक है, यानी जहां भी पावर फैक्टर लीड कर रहा है वहां पर एलिमेंट कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर यानी कि रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया सर्किट कांस्टेंट, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये दो वैल्यू में मेनली फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, वीएम दिया हुआ तो वीआरएमएस की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वीआरएमएस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना निकलेगा वीएम अपॉन रूट 2, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 141.1 अपॉन रूट 2, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 99.77 वोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास वीआरएमएस। अब यहाँ पर हम पावर की बात करें तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब ये दोनों वैल्यू हमें पे गिवन है, ये 700 इज इक्वल टू 99.77, आई आर एम एस हमें पता नहीं, कॉस फाई 0.707। तो यहां से इस इक्वेशन से हम आई आर एम एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आई आर एम एस की वैल्यू क्या मिलेगी 9.923 एम्पियर, ये करंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब इस करंट का आगे हमें जो कैलकुलेशन में इसका एक बहुत यूज होने वाला है, तो एक एक करके इसके स्टेप को हम देखते हैं। ठीक है, पावर अगर हम निकालें किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में तो क्या निकलेगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पावर ऑलरेडी कंज्यूम कितना है 700, यानी कि ये रेजिस्टिव जो एलिमेंट है तो उन्हीं में पावर कंज्यूम होती है, इसलिए 700 इसी का होगा। और करंट की हमने वैल्यू निकाल रखी है 9.923 का स्क्वायर आर, तो यहां से आर इजीली कैलकुलेट हो गया 700 अपॉन 9.923 स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी आ रही है ये वैल्यू 7.10 ओम, ये आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब यहां पर हम Z निकाल लें, क्योंकि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको Z की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो Z कैसे निकलेगा, Z होता है V अपॉन आई। अब जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 99.77 अपॉन करंट की वैल्यू 9.923, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, कितनी वैल्यू मिलेगी 10.05 ओम, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होता है। तो एक्सी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब Z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो 10.05 का स्क्वायर होगा माइनस 7.10 का स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 7.11 ओम, ये आ रहा है हम यहाँ पर XC। ठीक है, अब हमें यहाँ पर XC मिल गया, भाई कैपेसिटर निकालना, तो कैपेसिटर कैसे निकलेगा, तो यहीं पर हम निकाल लेते कैपेसिटर। XC होता है 1/2πfc। ठीक है, तो यहाँ से C निकलेगा 1/2πfxc। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था कि जहां भी हमें 2πf मिलेगा वहां पे हम वैल्यू क्या रख देंगे, वहां पे हम वैल्यू रख देंगे 314 मल्टीप्लाई XC, यानी कि 7.11। बस यहाँ से हमें कैलकुलेशन मिल जाएगी कैपेसिटर की। तो कितनी मिलेगी यहाँ पर ये वैल्यू 447.92 माइक्रोफैरड,
ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। उम्मीद है पूरी तरह से अब ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, किस तरह से इनके फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।